बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी लास्ट टेस्ट ऑफ फेज वन, जो कि आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सेशन चल रहा था, तो उसका आखिरी टेस्ट हो चुका है जी। डिस्कशन ऑफ इम्यूनिटी आज हमारा जो है जी टॉपिक है, और यूनिट 12 हम इंशाल्लाह जी इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों का टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में हो चुका है। और इंशाल्लाह जी इसके फौरन बाद मैं आप लोगों के साथ जो सेकेंड फेज है उसका स्केजुअल शेयर करूंगा इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसलिए अगर इन केस उसको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपना नाम और अपना शहर का नाम मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, +923466139239, जहां पर आपको बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, विच इज द सेपरेट ग्रुप फॉर मेल एंड फीमेल। तो हम लोग चलते हैं जी आज की डिस्कशन की तरफ। ये लास्ट टेस्ट जो हुआ था जी, टेस्ट नंबर 9 यूनिट नंबर 12 इम्यूनिटी। तो इसके 20 एमसीक्यूज मैंने आपको दिए थे जी, तो आप लोगों को वन बाय वन मैं इसके आंसर्स बताता जाता हूं विद डिस्कशन। सो क्वेश्चन नंबर वन था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंसेस। तो यू नो कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का काम ही यही होता है, वो इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स हैं, तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या था जी, डेल्टा। स्किन जो है वो आपका एक फिजिकल बैरियर है, और ये किसी फॉरेन सब्सटेंस की प्रेजेंस को भी इवन रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो दैट्स वाई ये एक फिजिकल बैरियर नो डाउट जरूर है, लेकिन जैसे ही इसको कट लगे तो इसमें से जब जो है वो आप लोगों के फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर होते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। लेकिन जब तक वो स्किन पर मौजूद होते हैं तो तब तक आपकी इम्यूनिटी इनएक्टिव रहती है। तो इसका मतलब क्या है, ये इननेट इम्यूनिटी में शामिल है नो डाउट, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं करता किसी फॉरेन सब्सटेंस को। नंबर टू, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कम अंडर द हेडिंग ऑफ, वैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल बैरियर में शामिल है, इननेट इम्यूनिटी है, और इसी को हम प्राइमरी इम्यूनिटी का नाम भी देते हैं। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर था डेल्टा, ऑल ऑफ दिस। नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डू नॉट शो फेगोसाइटोसिस, यानी कि डेफिनेटली जो फेगोसाइट्स हैं वो तो ये काम करेंगे ही, और न्यूट्रोफिल्स यू नो के ये स्मॉल पार्टिकल्स की फेगोसाइटोसिस करते हैं, मैक्रोफेजेस लार्ज पार्टिकल्स की करते हैं, और ये दोनों ही व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, जो कि डेल्टा ऑप्शन पे लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट्स। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है अल्फा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, मेगा कैरियोसाइट्स, दीज आर द सेल्स विद लार्ज न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर इन्हीं के फ्रेगमेंट्स को प्लेटलेट्स का नाम दिया जाता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मेगा कैरियोसाइट्स जो है उनके आगे फ्रेगमेंट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसका आंसर था अल्फा। नंबर फोर, एसिनोफिल्स प्ले देयर रोल इन इम्यूनिटी, ये इन्फ्लामेशन काजिंग सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करते हैं, तो इसलिए ये ओपोजिट वर्क करते हैं बेसोफिल से। बेसोफिल्स हिस्टामीन काज रिलीज करते हैं जो इन्फ्लामेशन काज करता है, और ये उसकी इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, प्रिवेंटिंग इन्फ्लामेशन। नंबर फाइव, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द एंटीबॉडीज। अब ये आपकी बुक के अंदर एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, फंक्शन भी लिखा हुआ है उसका। तो प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या है कि ये एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों कौन है जी, ग्रेन्युलोसाइट्स है। तो ये इनसे नहीं निकलता, दैट्स वाई ये गलत बात है कि ये प्रोडक्ट्स है ग्रेन्युलोसाइट्स। ये प्रोडक्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में से फर्दर किसकी, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में से फर्दर किसकी, बी लिम्फोसाइट्स। तो इसलिए अल्फा ही गलत था, बाकी तीनों बातें जो लिखी हैं ऑलवेज रिलेटेड टू द ह्यूमरल इम्यूनिटी बिल्कुल सही बात है। कैन कंबाइन विद मोर देन वन एंटीजन बिल्कुल सही है, एंड मेड अप ऑफ एट लीस्ट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो एक एंटीबॉडी में कम से कम 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती हैं। जो 4 चेन वाली एंटीबॉडी है उसको मोनोमर कहते हैं, और जो 5 जो है वो हमारे पास जो बल्कि 20 चेन्स वाली, उसको पेंटामर का नाम दिया जाता है। नंबर सिक्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन एंटीजेंस एक्सेप्ट, तो सारी चीजें एंटीजन से रिलेटेड है, लेकिन यू नो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज द सेकंड नेम ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसलिए ये अल्फा इसका आंसर था कि ये एंटीजन नहीं है, बाकी बीटा, चार्ली, डेल्टा तीनों एंटीजन है। नंबर सेवन, सेल मीडिएटेड रिस्पांस डज नॉट डील विद, अगेन ग्रेन्युलोसाइट्स, क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और यू नो कि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो भी एक ए ग्रेन्युलोसाइट की टाइप है। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, ग्रेन्युलोसाइट्स। नंबर एट, टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बिकॉज दैट इज द फंक्शन ऑफ द बी सेल्स, यानी कि बीटा जो है वो बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा, कि ये इनका काम नहीं है, बाकी तीनों चीजें इससे रिलेटेड है। नंबर नाइन, एरिया ऑफ मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस एरिया में जाकर ये मैच्योर होते हैं। वैसे इनके बारे में है कि ये भी बोन मैरो में किसी हद तक प्रोडक्शन होती है, और उसके बाद थाइमस एरिया में इनकी मैचुरेशन होती है। नंबर टेन, एंटीबॉडीज विद 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मैं अभी बता रहा था आपको, तो ये मोनोमर्स ही होंगे, हालांकि
4 है तो हमें लगता है शायद ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये मतलब जो है वो टेट्रामर होगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से जुड़कर एक यूनिट बन जाता है, तो इसको फिर मोनोमर कहते हैं। लेकिन ये क्योंकि एक से ज्यादा चेन्स होती हैं तो इसलिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं और इलास्टिक इन नेचर भी हैं। तो इसका आंसर था ये दे आर नॉट जो है बल्कि मोनोमर हैं, और इसका आंसर था इलास्टिक इन नेचर नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन इज आंसर। 11 ऑल एंटीबॉडीज ऑफ वन क्लास आर सेम ड्यू टू। अब ये 5 क्लासेस हैं एंटीबॉडीज की। आपकी टेक्स्ट बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर उन 5 क्लासेस के नाम नहीं लिखे हुए एज सच। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि एंटीबॉडी इसमें जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जब हम बोलते हैं तो IgA, इसी तरह से फिर IgD, IG जो है वो G, IgE और IgM, तो ये 5 क्लासेस हैं। और इन क्लासेस का डिफरेंस किस बेस पर होता है? अगर आप एक क्लास की एंटीबॉडीज का फर्क दूसरी एंटीबॉडी से बताएंगे जो एक ही क्लास से बिलोंग करती हो दोनों, तो वो अपने के लिए जो वेरिएबल एरिया है होता है, यानी कि जो लाइट चेन का अपर एरिया होता है और एज वेल एज हैवी चेन का जो अपर एरिया होता है जहां वेरिएबल अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसकी वजह से डिफरेंट होता है। लेकिन एक क्लास दूसरी क्लास से इन तीनों चीजों की वजह से डिफरेंट होती है। यानी कांस्टेंट एरिया भी उनका डिफरेंट होता है, अपर कांस्टेंट एरिया भी डिफरेंट होता है, लोअर कांस्टेंट एरिया भी डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से अगर एक क्लास का दूसरी क्लास से डिफरेंस कहेंगे तो सबकी बेस पर, लेकिन एक क्लास की एक एंटीबॉडी का दूसरी एंटीबॉडी से डिफरेंस वेरिएबल एरिया की वजह से। नंबर 12, डाइसल्फाइड बॉन्ड इन एंटीबॉडी विद 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन नॉट बी सी। जब एक एंटीबॉडी में 4 चेन्स होगी तो लाइट और लाइट चेन का डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं बनेगा। हाँ, अगर इन केस 2 यूनिट्स हों और दोनों यूनिट्स 4-4 चेन के हों तो फिर एक लाइट चेन का लाइट चेन से उस वक्त डाइसल्फाइड ब्रिज बन सकता है। बट एक ही एंटीबॉडी अगर में 4 चेन्स हैं तो 4 चेन्स में लाइट और लाइट के दरमियान में आपको ये बॉन्ड नजर नहीं आएगा। नंबर 13, एंटीबॉडीज आर अटैच विद एंटीजन्स कहां पर? अपर एरिया ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, यानी कि वेरिएबल एरिया जिसको हम बोलते हैं, डेल्टा ऑप्शन। इसको हम बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं। 14, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। हम इसको वैसे तो कहते हैं एक्टिव, यानी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम होता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, तो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन। 15, रेबिस एंड टेटनस कैन बी ट्रीटेड विद। अब जहां ट्रीटमेंट की बात आ जाएगी ना, तो एक बात गौर से सुन लें, ये कभी भी एक्टिव इम्यूनिटी में नहीं आएगा। एक्टिव इम्यूनिटी में कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होती। या तो वैक्सीन अवेल ये जो है यूज की जाती हैं वो अगेंस्ट जो है वो इन्फेक्शंस, और यानी कि इन अदर वर्ड्स पैथोजन से जो है वो बचाव के लिए तो सेहतमंद बंदे की वैक्सीनेशन होती है। और जो बीमार हो जाता है वो या तो बिल्कुल सही खुद होगा, या फिर जो है जी उसको एंटी सीरम लगाना पड़ेगा, और एंटी सीरम का जहां यूज आएगा वो पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। बाकी वैक्सीन मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रीटमेंट में नहीं आता, एंटीविनोम सीरम। क्योंकि रेबिस और टेटनस की बात हो रही है तो यहां पर ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये स्नेक बाइट के केस में होता है और फिर कैन नॉट बी ट्रीटेड, गलत बात है। तो इसका आंसर था अल्फा। 16, एंटीबॉडी सप्लाई टू द इन्फेंट थ्रू द मदर्स मिल्क। जहां पर भी मां से बच्चे को कोई भी एंटीबॉडी मिल रही है, चाहे बिफोर बर्थ चाहे आफ्टर बर्थ, तो वो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। तो यहां पर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी लिखा हुआ है, ये बच्चों गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर है जी नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये की में गलती है। मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि जब हम मदर्स मिल्क से, यानी कि अगर इन केस मदर मिल्क से इन्फेंट में एंटीबॉडीज जा रही हैं, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये गलती से की में चार्ली ऑप्शन हाईलाइटेड है, जबकि इसका आंसर है जी अल्फा, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नॉट द चार्ली ऑप्शन। तो इसलिए इसको जरा क्लियर कर लीजिएगा, अल्फा इज द आंसर। नेक्स्ट वन 17, बी सेल्स इन मैन। तो बी सेल्स यानी कि जो बी लिम्फोसाइट्स है उसकी बात हो रही है। या आपकी बुक की लाइन है कि ये एक उसमें प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस में ये हेल्प करते हैं। लेकिन क्या ये बरसा में प्रोड्यूस होते हैं? बी सेल्स अगर इंसान में कहेंगे तो बरसा होता ही नहीं है, वो बर्ड्स में होता है। तो इंसान के अंदर ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। अफेक्ट द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, वो टी सेल्स करते हैं। चार्ली लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन इन प्लाज्मा, नहीं। तो इसका आंसर था जी डेल्टा, एड इन प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन 18, which of the following is not treated by the passive immunization। तो इसमें एड्स का ताल्लुक जी कभी किसी इम्यूनाइजेशन से फिलहाल नहीं है, यानी कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी हैं। एक जो है वो यूं कह लें, उसने आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि ये अभी एक्सपेरिमेंटली जो है वो किया जा रहा है, ये जो इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। तो इसी वजह से ये ना ही पैसिव इम्यूनाइजेशन में आ रहा है ना ही एक्टिव में आ रहा है। तो इसका आंसर है अल्फा। तो बाकी सारे के सारे जो टेटनस है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, इनकी ट्रीटमेंट जो है वो पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू होती है। 19, विच डिटरमाइन द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू द पर्टिकुलर एंटीबॉडी। पहली बात तो वो वेरिएबल एरिया होता है, और किसका? दोनों का, लाइट चेन का भी और हैवी चेन का भी। तो यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट, गलत।
वेरिएबल ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ लाइट चेन ओनली वाली बात गलत है, वेरिएबल अमाइनो एसिड्स ऑफ लाइट एंड लोअर पार्ट नहीं, अपर पार्ट ऑफ हैवी चेन, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, नन ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि जब आपके अपने ही एंटीबॉडीज आपके सेल्स को मारना शुरू कर दें, या आपके अपने सेल्स या आपके जो है वो इम्यूनिटी वाले सेल्स आपके खिलाफ अपनी बॉडी के खिलाफ वर्किंग शुरू कर दें, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें आईडीडीएम आएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यू नो के चैप्टर नंबर 22 जो आप लोगों का जेनेटिक्स वाला चैप्टर है पंजाब टेक्स्ट बुक का, उसमें ये बाकायदा तौर पर जो डायबिटीज मेलिटस वाला टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का रिजल्ट भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा आईडीडीएम। ये थी डिस्कशन जो कि आप लोगों का लास्ट टेस्ट हुआ था फेज 1 का। मैं दोबारा से बता दूं कि फेज 2 इंशाल्लाह जी जल्द ही शुरू हो जाएगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्केजुअल के साथ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इसलिए जो भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लें, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, +9234661339 239। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।